Hello friends, welcome back to my YouTube channel Medico's Gallery. So, in this video, we are going to discuss on a skin disease, Ichthyosis vulgaris. तो इक्थियोसिस वल्गैरिस क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ अ कॉमन हेरिडेटरी डिसऑर्डर ऑफ केरेटिनाइजेशन. ओके, तो सबसे पहले तो ये एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है. किस चीज़ की? तो कैरेटिनाइजेशन की. यानी जो कैरेटिनाइजेशन प्रोसेस चलता है हमारी स्किन में, उसमें उसकी ये एक हेरिडेटरी बीमारी है. तो कैरेटिनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है हम सबसे पहले समझ लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ना कि हमारे स्किन में कुछ लेयर्स होते हैं. 3 लेयर्स होते हैं बेसिकली. तो जो होता है सबसे ऊपर वाला लेयर वो होता है एपिडर्मिस, उसके मिडिल वाला लेयर होता है डर्मिस, और सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है बॉटम वाला लेयर वो हाइपोडर्मिस होता है. एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. तो जो एपिडर्मिस होता है सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, उसके भी फिर 5 सब लेयर्स होते हैं. तो जो उस 5 जो एपिडर्मिस के सब लेयर्स हैं उनमें भी सबसे जो नीचे वाले लेयर होते हैं वो होता है स्ट्रेटम बेसेल, और सबसे जो टॉप मोस्ट होता है वो होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम. तो नॉर्मल ह्यूमन स्किन में क्या होता है कि जो स्ट्रेटम बेसेल है वहाँ पे न्यू स्किन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम केराटोसाइट्स बोलते हैं. अब जब ये न्यू स्किन सेल प्रोड्यूस हुए हैं स्ट्रेटम बेसेल में, ये धीरे 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 ऊपर की ओर जाने लगते हैं, और ये ऊपर की ओर कहाँ जाते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम की तरफ. और जब ये ऊपर की ओर जाते हैं ना तो इनमें कुछ चेंजेस होते हैं. ये अपने न्यूक्लियस को लूज़ कर लेते हैं और कैरेटिनाइज्ड होने लगते हैं, कैरेटीन से भरने लगते हैं, कैरेटीन प्रोटीन से. तो धीरे धीरे ये जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उसी रास्ते में इनमें कैरेटीन प्रोटीन भर रहा है, इनका न्यूक्लियस जा रहा है. और जब ये पहुँच जाते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर तक, तो ये पूरे के पूरे डेड हो जाते हैं, टफ सेल्स बन जाते हैं और कैरेटिनाइज्ड हो जाते हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे स्किन सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है, फिलैग्रिन प्रोटीन. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका स्किन में. तो ये क्या करता है? ये फिलैग्रिन प्रोटीन जो है, ये जो अब केराटिन फाइबर्स बन गए डिफरेंट डिफरेंट, तो इनको एक साथ होल्ड करके रखता है, पकड़ करके. जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे एपिडर्मिस का, हमारे स्किन का आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, वहाँ पे जो ये केराटिन फाइबर्स बन के आए हैं, केरेटिनाइज्ड सेल्स होके आए हैं, इनको एक साथ पकड़ करके रखता है और एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. स्किन को एक सुरक्षा कवच देता है, एक बैरियर की तरह, स्किन बैरियर की तरह काम करता है. वाटर लॉस होने में जो है नहीं देता है, वाटर लॉस होने से बचाता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, ड्राई नहीं होने देता है. तो ये सब काम है फिलैग्रिन प्रोटीन का. और भी ये प्रोटेक्शन देता है स्किन को जर्म्स वगैरह से. तो ये तो इम्पॉर्टेंट रोल था फिलैग्रिन का. और फिर क्या होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद ये फिलैग्रिन भी जो है वो टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, और एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करते हैं जिसमें कि कुछ एंजाइम्स स्किन पे आते हैं और वर्क करके ये जो केरेटिनाइज्ड फाइबर्स है इनको सेड आउट कर देते हैं, यानी डीस्क्वामेशन कर देते हैं इन सारे डेड स्किन सेल्स का. और फिर फर्दर वही साइकिल रिपीट होता है, फिर से न्यू सेल्स का प्रोडक्शन चल रहा होता है स्ट्रेटम बेसेल में, और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे होते हैं, केरेटिनाइज्ड होते हैं. फिर वो केरेटिन फाइबर्स को फिर से फिलैग्रिन प्रोटीन होल्ड करता है. फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो फिलैग्रिन भी झड़ जाते हैं, एक पीएच बनता है, हाइड्रेशन कंडीशन तो है ही, उसमें एंजाइम्स वर्क करके डीस्क्वामेशन में हेल्प करते हैं. तो ये साइकिल चलता रहता है. बट अब ये जो बीमारी है ना, ये जो इक्थियोसिस वल्गैरिस बीमारी है, इस प्रोसेस में वही केरेटिनाइजेशन प्रोसेस में दिक्कत आ जाती है. और वो क्या दिक्कत है? मेन दिक्कत की बात करें तो फिलैग्रिन प्रोटीन जो है ना, फिलैग्रिन जीन, जो स्किन सेल्स में हमारे फिलैग्रिन प्रोटीन या फिलैग्रिन जीन होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है. अब म्यूटेशन हो गया तो फिलैग्रिन प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फिलैग्रिन प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएंगी. अब फिलैग्रिन प्रोटीन की कमी हो रही है तो फिलैग्रिन का काम जो था वो सब नहीं होगा. क्या काम था? स्किन बैरियर बनाना, स्किन से वाटर का लॉस को कम करना, हाइड्रेटेड रखना स्किन को. तो फिलैग्रिन प्रोटीन की कमी से बैरियर कमज़ोर हो जाएगा, वाटर लॉस बढ़ जाएगा, यानी स्किन ड्राई होने लगेंगी. और फिलैग्रिन प्रोटीन का रोल तो स्किन शेडिंग में भी था, क्योंकि वही लास्ट में झड़ करके एक पर्टिकुलर पीएच प्रोवाइड करती थी ताकि एंजाइम्स वर्क करें और जो केरेटिनाइज्ड फाइबर्स उनको सेड आउट करें. बट अब ये भी नहीं हो रहा है, तो यानी कि स्किन ड्राई हो जाएगा और डिस्क्वामेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा.
और अब क्या हो रहा है कि ये जो डिस्क्वामेशन प्रोसेस स्लो हो गया स्किन का, इसके वजह से क्या होगा कि जो डेड स्किन सेल्स जो झड़ जाने चाहिए वो तो जमा होती जा रही हैं, और इधर नया स्किन सेल्स जो स्ट्रेटम बेसल में बन रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, वो तो होता ही जाएगा, वो भी केराटिनाइज्ड होते ही जाएगा ऊपर की, और स्ट्रेटम कॉर्नियम में आते ही जाएगा। तो अब इतने सारे डेड स्किन सेल्स के लेयर बन बन के क्या करते हैं, वो एक एक मछली की छिलके की तरह झिल्ली बना देते हैं, फिश स्केल्स लाइक स्किन बना देते हैं, जो कि ड्राई होता है, सूखा सूखा होता है, खुरदरा खुरदरा, ड्राई रफ, फिश स्केल्स जैसी। तो फिर से डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ कॉमन हेरिडेटरी डिसऑर्डर ऑफ केराटिनाइजेशन इन विच, जिसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल शेडिंग होती है स्किन की, डिस्क्वामेशन प्रोसेस जो होती है वो स्किन की स्लो हो जाती है, बिकम्स स्लो, रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ डेड स्किन सेल्स। अब डिस्क्वामेशन प्रोसेस स्लो हो गया तो डेड स्किन सेल्स जमा हो जाएंगे, जिसके वजह से ड्राई रफ फिश स्केल्स की तरह स्किन हो जाएंगी। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी देखते हैं कि क्यों होता है। तो मेन रीज़न हमने ऑलरेडी पढ़ चुका कि फिलैग्रिन प्रोटीन की कमी होती है, फिलैग्रिन प्रोटीन डेफिशिएंसी, फिलैग्रिन मेंटेन्स स्किन बैरियर, व्हेन इट रिड्यूसेस वाटर लॉस इंक्रीजेस लीड्स टू ड्राइनेस एंड स्किन सेल्स डू नॉट सेड प्रॉपर्ली विच लीड्स टू स्केल फॉर्मेशन। तो ड्राइनेस एंड स्केल्स फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स, तो क्या क्या क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स शो करेंगे पेशेंट। तो सबसे पहले तो ये जो लीज़न है, मतलब ये जो स्किन डिजीज़ है, ये यूजुअली बर्थ के टाइम यानी जन्म के टाइम में प्रेजेंट नहीं होता है। ये कब डेवलप करेगा, तो बच्चा जब 1 साल से लेके 4 साल तक की उम्र में होगा, तभी ये जो है पहली बार देखने को मिलता है ये लीज़न। एंड द लीजन्स कंसिस्ट ऑफ डर्टी ब्राउन एंगुलेटेड स्केल्स प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। अब ये लीजन में किस तरह का होगा, तो वही गंदा गंदा सा भूरा भूरा रंग का एंगुलेटेड स्केल्स होंगे। एंगुलेटेड मतलब जो गोल नहीं है, जिसमें कोन कोन है, कोनाकार टाइप का है, तो एंगल्स है, तो उस टाइप के कोने कोने वाले जो है छिलके रहेंगे स्किन पर, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में ही होगा। स्पेयरिंग फ्लेक्सर्स, खाली कहाँ नहीं होगा, सिर्फ स्पेयरिंग मतलब कहाँ पे नहीं है सिर्फ, तो स्पेयरिंग फ्लेक्सर्स लाइक क्यूबाइटल फॉसा। तो कुछ फ्लेक्सर्स है यानी कि बॉडी के जो बेंड्स हैं उनमें नहीं होगा, जैसे कि क्यूबाइटल फॉसा हो गया, और एक्जिला हो गया, हमारा अंडर आर्म्स हो गया, ग्रोयंस हो गया। इवन इन द मोस्ट सीवियर फॉर्म्स, यानी कि जो सबसे भयानक वाला जो इक्थियोसिस वल्गैरिस होगा ना, उस केस में भी हम ये देख पाएंगे कि बॉडी के जो बेंड्स हैं, भाज हैं, मोड़ हैं, वहाँ पे ये लीजन नहीं प्रेजेंट होगा। ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है, तो द स्केल्स आर मोर प्रोमिनेंट ऑन द एक्सटेंशन सर्फेस ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स। तो जो हमारे जो लेग्स हैं, पैर हाथ, उनका जो एक्सटेंसर सरफेस है, जो बाहरी सरफेस है, वहाँ पे ज़्यादातर ये लीजन्स देखने को मिलता है। अब है ऑन द ट्रंक। अब जो ट्रंक वाला पोर्शन है, वहाँ पे बैक इज़ मोर सीवियरली अफेक्टेड देन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो हमारे जो छाती वाले एरिया है, पेट वाले एरिया, उनसे ज़्यादा जो हमारा पीठ वाला एरिया है वो ज़्यादा प्रभावित होगा। फेस एंड स्कैल्प आर इनिशियली अफेक्टेड इन चिल्ड्रन बट टेंड टू क्लियर लेटर। अब जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के केस में देखा गया है कि शुरुआती रूप से चेहरे में और उनका जो स्कैल्प है वहाँ वो भी अफेक्ट होते हैं, बट बाद में वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो साफ़ होने लगता है। सम पेशेंट्स शोज इंक्रीज्ड मार्किंग्स ऑफ पाम्स एंड सोल्स। कुछ कुछ पेशेंट्स में तो देखा गया है कि उनके जो हथेलियाँ हैं, उनके जो तलवे हैं, वहाँ पे जो मार्किंग्स होते हैं ना, जनरली हमारे हाथ पैर में निशान होते हैं, मार्किंग्स होते हैं, बट उन इस डिज़ीज़ के केस में इनके हाथ पैर के निशान कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। एंड सम पेशेंट्स शोज प्रेजेंस ऑफ फॉलिकुलर हाइपरकेराटोटिक पैप्यूल्स ऑन द शोल्डर्स आर्म्स बटक्स एंड थाइज। और कुछ कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनके जो बाह हैं, शोल्डर्स, उनके जो आर्म्स हैं, उनके जो बटक्स एंड थाइज है ना, वहाँ पे कुछ कुछ दाने दिखने को मिलते हैं। फॉलिकुलर हाइपरकेराटोटिक पैप्यूल्स, फॉलिकुलर मतलब जो हेयर फॉलिकल्स, जो बालों के जड़ हैं स्किन पर, जो हेयर के जो जड़ होते हैं, हेयर रूट्स, वहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू हाइपर केराटोसिस, क्योंकि इस केस में हम देख पा रहे हैं कि केराटिनाइज सेल्स झड़ नहीं रहे हैं, तो यानी कि केराटिन का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया है, यानी हाइपर केराटोसिस हो गया। तो जो हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा जो केराटिन हो गए हैं वो जमा हो जाते हैं और एक पैप्यूल की तरह लुक देते हैं, यानी दाना दाना जैसा लुक आ जाता है हेयर फॉलिकल्स की जगह पे। लीजन्स आर यूजुअली असिम्टोमेटिक बट सम पेशेंट्स कंप्लेंट्स ऑफ इरिटेशन स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। अब ये जो लीज़न है ये अक्सर उतना कोई सिम्टम्स वगैरह दिखाता तो है नहीं, मतलब कुछ जलन खुजली ऐसा कुछ तो है नहीं,
बट फिर भी देखा गया कि कुछ कुछ पेशेंट्स में जब विंटर सीज़न आता है तो उस टाइम में थोड़ा सा इरिटेशन तो होता है उस पार्ट पे जहाँ पे ये लीजन प्रेजेंट है। द लीजन्स इम्प्रूव ड्यूरिंग समर एंड गेट अग्रवेटेड ड्यूरिंग विंटर। तो ये लीजन गर्मी के टाइम में थोड़े से ठीक हो जाते हैं और ठंड में बढ़ जाते हैं। ऑब्वियस बात है, क्योंकि विंटर सीजन में ड्राइनेस ज़्यादा होता है, वाटर लॉस जो है और भी ज़्यादा हो गया। मेनली ड्यू टू ड्राइनेस हम बोल सकते हैं कि विंटर में ड्राइनेस होने की वजह से और भी ज़्यादा इन्हें कष्ट होता है, और समर में चूँकि थोड़ा मतलब मॉइस्चर रहता है तो उतना ज़्यादा मतलब उन्हें नहीं होता है, थोड़ा इंप्रूव कर जाता है लीजन। देर इज़ सम स्पॉन्टेनियस इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अदरवाइज द लीजन परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो देखा गया है कि जब बच्चे प्यूबर्टी अटेंड करते हैं, जब वो थोड़े एडल्ट होते हैं, तो उस टाइम अचानक से कुछ थोड़ा सा सुधार सा दिखता है इस डिज़ीज़ में। अदरवाइज़ अगर बात करें तो पूरे साल ही ये लीज़न वैसा का वैसा ही प्रेजेंट रहता है। अब इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर इक्थियोसिस वल्गैरिस हो गया है तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मॉइस्चराइज़र हम अप्लाई कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र जैसे कि जो यूरिया बेस्ड क्रीम्स हो गए, लैक्टिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड लोशंस हैं, वो अच्छा काम करेंगे। पेट्रोलियम जेली जो नॉर्मली अवेलेबल होता है, वैसलीन, वो भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, थोड़ा आराम देता है। अब दूसरा चीज़ है कि बात केयर करना होगा हमें नहाने के टाइम। ध्यान, अब कैसा ध्यान देना है, तो नहाने में हमें हार्ड सोप्स यूज़ नहीं करने हैं, माइल्ड सोप्स यूज़ करने हैं, नरम साबुन, और थोड़े हल्के सुसुम पानी में नहाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया जाए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स को देखा गया है कि वो रेगुलर बेसिस पे अच्छा काम करते हैं। वैसे तो सब मतलब पेशेंट का डिफरेंट पेशेंट्स का डिफरेंट मेडिसिन्स जाएगा, वो डिपेंड करता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पर। इसी सेम डिजीज़ के लिए डिफरेंट पेशेंट्स का अकॉर्डिंग टू टोटलिटी डिफरेंट मेडिसिन लगेगा। बट फिर भी बेसिकली हम बात कर लें अगर कुछ जनरल मेडिसिन्स का जो ज़्यादातर यूज़ होने को देखने को मिलते हैं, तो वो हैं सिफिलिनम, आर्स आयोड, हाइड्रोकोटाइल मदर, एंटीम क्रूड, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।